Good morning, all of you. And again, I welcome you all on the platform of TransAG, AG Transformation for GATE. So, in the previous classes, we have studied about the carbohydrates and their classification. So, as we previously classified the carbohydrate in the three groups: monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. So, monosaccharide means simple sugar, and we have previously studied the monosaccharide section. So today we are going to deal with the oligosaccharide. So in the today class, we are going to see what is oligosaccharide, classification of polysaccharide, nomenclature of polysaccharide, function of polysaccharide with example, and what is the impact of polysaccharide on the human health, and what is the correlation between human health and oligosaccharide. So let's move on the next. So दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ये जो है ओलिगोसैकेराइड का 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की ओरिएंटेशन कैसी है और इनमें बॉन्डिंग कैसी हुई है। सो दिस इज द 3D इमेज ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। अब बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा जान लें होते क्या है। देखिए, ओलिगोसैकेराइड जो वर्ड आया है, बेसिकली ये ओलिगोसैकेराइड में दो वर्ड्स हैं, ओलिगो और सैकेराइड। ओलिगो जो है ग्रीक वर्ड है, ओलिगो इज एन ग्रीक वर्ड। इसका मीन्स होता है ए फ्यू, अ फ्यू। एंड आप लोगों को पहले से पता है कि सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर। तो ग्रुप ऑफ ए फ्यू शुगर इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे है। सो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में एक इंट्रो जान लेते हैं, बेसिकली कि ये 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट होते हैं। हमने बात किया था अफ्यू की। तो कितने? 3 to 10, याद रखना इस चीज को। 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट को हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। कुछ ही उसमें से जो हमारे ओलिगोसैकेराइड है वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। जैसे माल्टोट्राइओज जो है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। However, nearly all are non-digestible due to lack of digestive enzyme alpha galactosidase। देखिए, सिंपल शुगर जो हम लोग मोनोसैकेराइड में पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो इजिली डाइजेस्टेबल हैं और एनर्जी का वो सोर्स हैं, तो ऑक्सीडाइज होकर और एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये जो है ओलिगोसैकेराइड, दीज ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली आर अनडाइजेस्टेबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनको डाइजेस्ट करने वाला जो अल्फा गैलेक्टोसिडेज इंजाइम होता है वो ह्यूमंस में नहीं होता है। इसलिए एबंडेंट इन लेग्यूम्स, कहाँ होता है एबंडेंट इन लेग्यूम्स, होल ग्रेन, सम क्रूसीफर्स वेजिटेबल्स। तो ये सोर्स है इनका, कुछ फ्रूट्स में भी होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड का ये सोर्स है। सो दीज आर द 4 पॉइंट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। इट कंटेन 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। Few oligosaccharide units are hydrolyzed, otherwise it is not digestible due to absence of galactosidase enzyme, alpha galactosidase enzyme, and it is abundant in legumes, whole grains, some crucifers and some fruits. Okay, तो सो अब देखिए, ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई किया गया है, डाइसैकेराइड्स में और ट्राइसैकेराइड्स में।
यहाँ जो लिखा हुआ है व्हाट एवर वी हैव मेंशन हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोग को ज्यादा ओलिगोसैकेराइड के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल इनका क्लासिफिकेशन डाई और ट्राईसैकेराइड के बारे में ही पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल और केवल यहीं से कन्फाइंड करके पूछे गए हैं, डाईसैकेराइड से और ट्राईसैकेराइड से। तो क्या है एन ओलिगोसैकेराइड, ए लॉन्गर चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे हम लोगों ने बोला वहां क्या कि अ फ्यू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। तो इनका एक लॉन्गर चेन होता है, छोटे छोटे सिंपल सुगर्स मोनोसैकेराइड्स जो हैं उनके छोटे छोटे जो सिंपल सुगर्स हैं उनके चेन को मिला के आपस में एडिशन होती है उनकी, और उनसे लॉन्गर चेन बनता है जिसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। अब बात आती है कि ज्वाइनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड इन ओलिगोसैकेराइड इज ए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या है ये? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोस देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट हैं, बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट अगर हमारे हैं सिंपल शुगर के, तो कैसे जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे कैसे? वो कैसे जुड़ेंगे? तो जैसे और हमने डाइसैकेराइड मीन्स, डाइसैकेराइड मीन्स व्हाट? डाइसैकेराइड मीन्स देयर आर दो सिंपल सुगर, देयर आर टू सिंपल सुगर, इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। जबकि अगर यहीं पर एक और सुगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा? वो ट्राइसैकेराइड। वो क्या हो जाएगा? ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, ट्राइसैकेराइड। तो आखिर इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती है जो कि इन सबों को जोड़ के, और हमारा ये हमारे हो गए मोनोसैकेराइड, और इनके बाद जो चीजें बनती हैं एडिशन से वो बनती हैं हमारी ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड इन ओलिगोसैकेराइड इज ए डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन भाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। याद रखना है इस चीज को कि दिस इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, एडिशन ऑफ monosaccharide to form oligosaccharide is a dehydration synthesis reaction which is formed by the glycosidic linkage। तो यहां पर हमने दिखाया है कि एक मोनोसैकेराइड ये हो गया, दूसरा मोनोसैकेराइड ये हो गया, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो हमारी क्या होगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही सेम जैसे इसमें ये दिस इज द डाइसैकेराइड, तो ट्राइसैकेराइड में एक हमारा मोनोसैकेराइड ये हो गया, दूसरा मोनोसैकेराइड ये हो गया, और तीसरा मोनोसैकेराइड ये हो गया। मोनोसैकेराइड 1, मोनोसैकेराइड 2 एंड मोनोसैकेराइड 3। और दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज also glycosidic bond, and now it become oligosaccharide। क्लियर? सो अब आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन है क्या। सो नाउ देखिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जानने के पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइड एंड व्हाट इज ग्लाइकोसिल। ठीक है, ग्लाइकोसाइड एंड ग्लाइकोसिल। ए ग्लाइकोसाइड इज एनी मोलिक्यूल इन विच सुगर ग्रुप is bonded through its anomeric carbon to another group via glycosidic bond। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ मैं भी बता रहा हूं। ग्लाइकोसाइड इज एनी मोलिक्यूल इन विच ए सुगर ग्रुप इज बॉन्डेड थ्रू इट्स एनोमेरिक कार्बन। देखिए जैसे व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? पहला एनोमेरिक कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन
जैसे हम लोग ने पहले देखा है कि एनोमेरिक कार्बन वैसे कार्बन होते हैं जो किसी भी ग्रुप के ऐसे कार्बन जिस पर कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा हो, फ्री फ्री फ्री। सो शायद यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम CHO लिख दें तो ये जो कार्बन होगा दिस इज आवर एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन होगा। यहाँ कीटोन लग गया लेकिन ये फ्री नहीं है, इट इज नॉट फ्री, सो दिस इज नॉट एनोमेरिक कार्बन, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। तो यही बोल रहा है कि ग्लाइकोसाइड इज एनी मोलिक्यूल इन विच ए सुगर ग्रुप इज बॉन्डेड थ्रू इट्स एनोमेरिक कार्बन टू अनदर ग्रुप via glycosidic bond. According to IUPAC, the name C-glycoside is a misnomer preferred term in a C-glycosyl compound. देखिए इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैंने क्वेश्चन जोड़ा है इसका आपके क्लास में। इसमें एक चीज जोड़ा गया है कि ग्लाइकोसिल और ग्लाइकोसाइड मिसनोमर है, बेसिकली दे आर मिसनोमर। मिसनोमर मीन्स कि कुछ कन्वेंशनल नाम चलते हैं, उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उन दोनों नामों को जो IUPAC एक्रेडिटेड कर देता है उसको हम लोग ओरिजिनल बोलते हैं, और जो उसके बदले में से चल रहा है उसको मिसनोमर बोलते हैं। सो दिस इज मिसनोमर बेसिकली। तो यही है अंतर ग्लाइकोसिल और ग्लाइकोसाइड और ग्लाइकोसिल में। एक चीज और जान लेते हैं, इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस पॉइजन आर ऑफन बाउंड टू सुगर्स मोलिक्यूल एज पार्ट ऑफ देयर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। जो पॉइजन का एलिमिनेशन ह्यूमन में होता है या एनिमल में होता है वो किसके थ्रू होता है, बाइंडिंग थ्रू द शुगर मोलिक्यूल। ये इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन है और क्या क्या इसमें कंसेप्ट है, आगे हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम आते हैं बॉन्ड क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि ये एक ग्लूकोज है, यहाँ एक ग्लूकोज है और एक दूसरा ग्लूकोज है, दिस इज मोनोसैकेराइड एंड दिस इज मोनोसैकेराइड। इनके बीच की बॉन्डिंग कैसे होगी, जैसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन हम लोगों ने कहा था। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन का मीन्स होता है कि लिबरेशन ऑफ H2O। जब दो शुगर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक H2O लिबरेट हो रहा है, इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर H2O लिबरेट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या, पानी। हाइड्रेशन मीन्स, हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। So in this case, when two glucose molecule are going to attach and make a disaccharide, a water molecule is just liberated during the addition of these two glucose molecule। तो यहाँ पर इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अब समझने आए हम लोगों को बात कि देखिए यहाँ से H2O निकल गया, तो ये जो बॉन्ड हमारा बना, ये बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब अल्फा 1,4 बीटा 1,4 अल्फा 1,2 बीटा 1,2 ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये दो चीज जान लेनी है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए अभी अल्फा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब दोनों ग्लूकोज मिल गए तो अब इस ओलिगोसैकेराइड का नाम क्या हो गया, माल्टोज। व्हाट इज दिस, दिस इज माल्टोज। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में कुछ थ्योरी है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है। आप लोगों को पता है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसमें है कि ज्वाइन से कार्बोहाइड्रेट विथ अनदर ग्रुप, क्या है
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ज्वाइंस कार्बोहाइड्रेट विथ अनदर ग्रुप विच मे और मे नॉट बी अनदर कार्बोहाइड्रेट। याद इस बात को भी रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एक शुगर या एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ही बाइंड करे। इट इज नॉट ऑलवेज राइट फॉर दिस थिंग। लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में ये जानना है कि जब एक कार्बोहाइड्रेट किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जो बाइंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं जिसमें कि आपके नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने जोड़ा है आज। सो दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसमें काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, डी क्या है, एल क्या है। तो वी हैव अर्लियर डिस्कस अबाउट डी एल एन कॉन्फ़िगरेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्फा एंड बीटा, व्हाट एवर द बॉन्डिंग पैटर्न इन दिस, इट इज डिस्कस टुडे। सो देखिए, यहाँ पर दो ग्लूकोज है। दिस इज द फर्स्ट ग्लूकोज और दिस इज द सेकेंड ग्लूकोज, जो हमने पिछले स्लाइड में आप लोग को बताया था कि ये फर्स्ट ग्लूकोज है और ये सेकेंड ग्लूकोज है। अब देखिए, अगर हम लोग ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर पहले देखे थे तो उसमें पता था कि ग्लूकोज हैव द 6 कार्बन। ठीक, यहां पर हमारा क्या होता था, CH2OH, और ये सब चीजें हमारी, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो ये हमारा ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड नाउ ग्लूकोज बिकम द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, उस दिन बताया था हमने, जो पायरेनोज और फ्यूरेनोज का कंसेप्ट बताया था कि व्हाट इज पायरेनोज एंड व्हाट इज फ्यूरेनोज। उसमें बताया था कि ये जो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है, हाउ दिस लीनियर स्ट्रक्चर बिकम रिंग स्ट्रक्चर, वी हैव डिस्कस अर्लियर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 1 एंड ग्लूकोज 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अल्फा की बात हो रही है, बॉन्डिंग अल्फा क्या है और बीटा क्या है। देखिए अल्फा, अगर अल्फा 1,4 लिखा गया है, अल्फा 1,4 लिंकेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अल्फा कार्बन, ठीक, और पहले का कार्बन 1 और कार्बन 4 बॉन्डिंग कहाँ हुई है, 1 और 4 के बीच में। तो दिस इज 1,4, ये अल्फा पोजीशन है इसलिए अल्फा 1,4। तो दो ग्लूकोज आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये केवल और केवल डिपेंड करता है कि ये हमारा जो बॉन्डिंग हुई है इसमें ओरिएंटेशन क्या है, किस किस दो कार्बन के बीच में हुई है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट कार्बन, उसकी नंबरिंग क्या है। उसकी नंबरिंग एक की फर्स्ट है, एक की 1 है, एक की 4 है। तो ये हमने 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए अब यहां बात आती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसमें, यस है। क्यों, क्योंकि जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट में अल्कोहल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जब फ्री होता है तो वो क्या होता है, उसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और रिड्यूसिंग शुगर। ओके, सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा OH ग्रुप है, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप of the second glucose moiety in the maltose is free, that's why this is a reducing sugar। आगे हम इसका और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात की अल्फा 1,4 की, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है अल्फा 1,4 की। अब यहाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीटा 1,4, वाई अल्फा एंड वाई बीटा। तो जैसे हम लोगों ने डी और एल पढ़ा था, डी और एल में क्या पढ़ा था, एक को पढ़ा था एबव द प्लेन और एक को पढ़ा था बिलो द प्लेन। वैसे ही सेम यहां भी है, अगर इसकी बॉन्डिंग एबव द प्लेन वाले से ऑक्सीजन से हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये बिलो द प्लेन है। ये जो इसका 3D स्ट्रक्चर अगर एज्यूम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्लेन किसको बोला जा रहा है।
देखिए कोई भी अगर 3D स्ट्रक्चर आप किसी भी सरफेस पे जब रखते हैं तो उसका ओरिएंटेशन या उसके जो बॉन्ड एंगल है ना वो 3D मतलब तीनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे एक्सपेंड किए रहते हैं। उस प्लेन के हाइपोथेटिकल सोचना है, उस प्लेन से जब हम कर एक एक मान लीजिए कि ग्लूकोज यहाँ बना हुआ है हमारा, इस ग्लूकोज को अगर आप ऐसे रखते हैं किसी प्लेन पे, तो ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट, ये ऑक्सीजन जो यहाँ है, वो ऑक्सीजन यहाँ से बिलो द प्लेन होगा। दिस इज, यहाँ पर हमारा ग्लूकोज हो गया, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट फर्स्ट ग्लूकोज पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। और यहाँ पर वही चीज अपोजिट हो जाती है, अगर इस ग्लूकोज का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एबव द प्लेन होगा, इसको बोलेंगे बीटा। दिस इज कॉल्ड बीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अल्फा में नीचे था और बीटा में ऊपर हो गया। इसके बेसिस पे होता है कि व्हाट इज अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और व्हाट इज बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों में ज्यादा डीप क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, बट नोमेनक्लेचर दे डेवलप द क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट। एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन फॉलो करते हैं, जिसमें कि वो जैसे नोमेनक्लेचर हो गया, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में पूछ लेते हैं, ओरिएंटेशन के बारे में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये सब चीज, इसलिए इस कंसेप्ट को हमने की कंसेप्ट बोला है। एंड इन एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, कि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो इसको हमने की कंसेप्ट रखा है, तो इसको कंसेप्ट क्लियर रखना आपका जरूरी है। जैसे पहले ही हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए यू मस्ट हैव द कंसेप्ट अबाउट द बेसिक। तो यहाँ पर वैसे कंसेप्ट को हम लोग की कंसेप्ट का नाम दिए हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। यस, व्हाई? बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन इज फ्री। तो अगर फर्स्ट कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या अल्कोहल हो, अगर वो फ्री होगा तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, दिस इज अल्फा फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस इज बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ भी दो ग्लूकोज ही है और यहाँ पर भी दो ग्लूकोज ही है, लेकिन यहाँ अल्फा 1,4 बन रहा है, यहाँ बीटा 1,4 बन रहा है। देखिए यहाँ ओरिएंटेशन, यहाँ ये जो मार्क है, ये ऑक्सीजन नीचे है और यहाँ से बॉन्डिंग ऐसे हो रही है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये कन्वीनियंस के लिए दिखाया गया है। बेसिकली दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर, तो उसको यहाँ जोड़ना था, इसलिए हम लोगों ने उसको यहाँ से उठा के वहां, लेकिन बॉन्डिंग ऐसे हो रही है। सो दिस इज बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक। इसमें भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फ्री ऑन द फर्स्ट कार्बन, सो दिस इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग सुगर। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए यहां पर ग्लूकोज है और यहां पर फ्रुक्टोज है। यहां पर बॉन्ड अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। देखिए अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि अल्फा, देखिए अल्फा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन। इसमें ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में दोनों क्या थे? प्लेन के नीचे थे। और ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का और फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुई है। दैट्स व्हाई दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये इसके नीचे ही है और ये इसके नीचे ही है। इसके बीच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हुआ है H2O का, और यहाँ पर ये जो चीजें बनी है वो अल्फा के थ्रू बनी है, इसलिए दिस इज कॉल्ड अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। कार्बन 1 पे क्या कोई फ्री ग्रुप है? फ्री ग्रुप लगा है कोई भी ग्रुप? नहीं। तो जब फ्री ग्रुप नहीं होगा तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी नो। ठीक, यहां पर भी देखिए इसके सेकंड कार्बन पे कुछ है, अगर बॉन्डिंग है तो ये फ्री कार्बन है, यहाँ पर फ्री कोई ग्रुप लगा है? नो। सो दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी भी नहीं होगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज ये दोनों आपस में कैसे मिलते हैं?
अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा और हमेशा इसको देखते रहना है, हमेशा देखते रहना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सुक्रोज। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर थोड़े थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं और सवाल जो है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग, एंड इसको हमेशा सर मतलब याद करते रहना है और समझते रहना है, रिकॉल करते रहना है। तो ये हमारी हो गई क्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नो, और दिस इज अल्फा 1,2। तो अभी तो हम लोगों ने क्या सीखा, अल्फा 1,4 क्या है, बीटा 1,4 क्या है, और अल्फा 1,2 क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होती है, कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, इन सबों के बारे में जाना। सो नाउ नेक्स्ट, अब देखिए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे हमने वहां बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल अलग कर दिया हूं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भी पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, तो इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। देखिए यहाँ पर जो हमारे ग्लूकोज है, इसको पहले याद होगा, यू मस्ट अवेयर, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द रिंग स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द नोमेनक्लेचर। हमने बताया था कि पायरानोज होता है और फ्यूरानोज होता है, याद है ना, फ्यूरानोज, एफ ऐसे लिखा था, मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड फ्यूरानोज, और एक होता है पायरानोज। पायरानोज, पायरानोज मीन्स व्हाट, पायरानोज मीन्स 6 कार्बन, मतलब कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, नॉट 6 कार्बन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और फ्यूरानोज मीन्स पेंटागोनल स्ट्रक्चर। बताया था कि फ्यूरानोज और पायरानोज में क्या है, एफ फॉर 5 और एफ फॉर फ्यूरानोज, एफ फॉर फ्यूरानोज और एफ फॉर 5, याद है ना। तो दिस इज ग्लूकोज और इट इज इन हेक्सागोन स्ट्रक्चर, दैट वाई इट इज कॉल्ड पायरानोज। अब देखिए यहाँ जो फर्स्ट कार्बन है, बताया था मैंने कि जहां जहां नंबरिंग लिखी है यहाँ यहाँ हमारे कार्बन है, देखिए यहाँ सब जगह कार्बन है, यहाँ सब जगह कार्बन है। अब यहाँ H है, इसके ऊपर एक H होगा, यहाँ OH है, इसके ऊपर एक H होगा, यहाँ OH है, इसके नीचे एक H होगा, और यहाँ OH है, यहाँ पर एक H होगा। देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन की कोई चांस नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और याद रखिए जब भी आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको जो है 2-3 कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन को देखने होंगे। अल्फा बीटा, पहला कंसेप्ट होगा अल्फा और बीटा का, दूसरा कंसेप्ट होगा नंबर ऑफ कार्बन, कि कार्बन के किस नंबर से बॉन्डिंग हुई है, विच नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बॉन्ड, विच नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू डेवलप और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उस कार्बन के नंबर के बारे में पता होने चाहिए, अल्फा बीटा के बारे में पता होने चाहिए, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होने चाहिए, प्यूरानोज और पायरानोज, सॉरी पायरेनोज और फ्यूरानोज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऑल द थिंग्स यू मस्ट हैव टू नो टू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट द नोमेनक्लेचर स्टडी, ठीक है। देखिए तो ये बात समझनी है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है। तो यहां तक तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को याद हो गया होगा कि पायरानोज और फ्यूरानोज क्या है, अल्फा बीटा समझ में आ गया आप लोगों को। एंड इन द फर्स्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डी और एल, तो भी पता ही है। नंबर ऑफ कार्बन मैंने बता दिया। अब देखिए कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर को अगर देखना हो तो आप एक बार ना रिकॉल करिएगा कि व्हाट इज द लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर से ही बना है, इससे बना है लीनियर स्ट्रक्चर से ही। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, CH2OH, फर्स्ट कार्बन, फिर बात आती है हमारी ये सी, फिर सी, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। यहाँ पर H, OH,
OH H OH H OH OH H और H। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। इसी लीनियर स्ट्रक्चर से ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर बना है। तो अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर कार्बन पे जो हमारा अल्कोहल है, अगर यहाँ शुरू करें 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे जो ये चीज है ऑक्सीजन, ठीक, ये पहले कार्बन के एच से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना है हमारा ग्लूकोज का, पायरोनोसिल का। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे जो हमारे फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पर OH ग्रुप फ्री है, इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, यस। अगर मैंने बताया था कि जब फर्स्ट कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप अटैच अगर फ्री है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग। लेकिन यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ फर्स्ट कार्बन पे हमारा जो ग्रुप अटैच है, ये कार्बन हमारा यहाँ फ्री नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट फ्री, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी नो। तो केवल फ्री की बात है, जहां पर फ्री होगा यस, जहां पर फ्री नहीं होगा नो। ये भी ग्लूकोज का पायरेनोज फॉर्म ही है। ओके, सो वी हैव द, नाउ वी हैव द कंसेप्ट अबाउट द व्हाट इज द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन तो सिंपल थी, लेकिन हमने पहले बोला था कि ओलिगोसैकेराइड मस्ट हैव 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक, तो 3 to 10, जैसे ट्राइसैकेराइड मीन्स 3 शुगर, यहाँ पर 3 शुगर की बात आएगी। जैसे इसमें 3 ग्लूकोज ज्वाइंट बाई अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, माल्टोट्राइओज, इसमें 3 ग्लूकोज ज्वाइंट बाई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। माल्टोट्राइलोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यहाँ गैलेक्टोज, ये कुछ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसका आता है। रैफिनोज में क्या होता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक, वैसे ही कीटोजेज हैं। अब टेट्रासैकेराइड की बात, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सुगर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सुगर्स इन ट्राइसैकेराइड, 3। कितने हैं, 3। लेकिन यहाँ पर कितने हैं हमारे टेट्रासैकेराइड में, नंबर ऑफ शुगर इज 4। यहाँ पर कितने शुगर हमारे हैं, 4। यहाँ पर नंबर ऑफ शुगर कितने हैं, 3। 3 मीन्स ट्राई और टेट्रा मीन्स 4। ये इसमें याद रखने वाली ये बातें हैं कि ये सब जो है, जैसे एस्टिक्योज है, ठीक है, माल्टोटेट्रोज है, ये दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि ये 4 ग्लूकोज लिंक्ड विद द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एस्टिक्योज में पूछता है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यहाँ पर याद रखना है, 2 गैलेक्टोज होते हैं, 1 ग्लूकोज होता है और 1 फ्रुक्टोज होता है। ये एस्टिक्योज का बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बताए थे कि डिस्कस की ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ शुगर्स कितने होते हैं, 3 to 10। तो 3 को हम लोगों ने बोल दिया ट्राइसैकेराइड, 4 को बोल दिया हम लोगों ने टेट्रासैकेराइड, 5 को बोलेंगे पेंटासैकेराइड, 6 को बोल देंगे हेक्सासैकेराइड, 7 को बोल देंगे हेप्टासैकेराइड, 8 को बोल देंगे ऑक्टासैकेराइड, 9 को बोलते हैं नोनासैकेराइड और 10 को बोलते हैं डेकासैकेराइड। ये यहाँ पर सैकेराइड जो है कॉमन है, यहाँ सैकेराइड जो है कॉमन है, यहाँ सैकेराइड जो है कॉमन है, इसलिए इसमें क्या है कि 3 सैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, 4 सैकेराइड सब में कॉमन हो गया। तो याद रखना है कि ट्राइसैकेराइड क्या है, टेट्रासैकेराइड क्या है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए पेंटासैकेराइड, ये पढ़ना, ये जानना नहीं है, बट हम लोग बता रहे हैं कि
यहाँ एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड होते हैं। जो भी एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, पेंटासैकेराइड। अब देखिए एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सुपरफिशियली बता रहा हूं कि ये क्या है। एक्चुअली एक्चुअली ग्लाइकोसाइलेशन की, ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ग्लाइकोसाइलेशन एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद अदर कंपाउंड थ्रू N मीन्स नाइट्रोजन और O एटम्स। अगर N से अटैचमेंट होती है, जैसे कोई प्रोटीन है, हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसमें N से होगा तो इट इज कॉल्ड N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। वैसे ही हेक्सासेकेराइड होता है, इसमें 6 ग्लूकोज होते हैं लिंक्ड वाया अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक, वैसे ही हेप्टो ऑक्टा, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी चीजें। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। अब देखिए, अब टाइप पे हम लोग बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड कितने टाइप के होते हैं। ठीक, देखिए आप लोगों के सिलेबस में केवल 4 टाइप के ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात होती है, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, माल्ट ओलिगोसैकेराइड, जाइलो ओलिगोसैकेराइड एंड गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड। मीन्स क्या कि ये फ्रुक्टो मीन्स फ्रुक्टोज, वैसे ओलिगोसैकेराइड जिसमें कि मैक्सिमिटी फ्रुक्टोज की होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। जिसमें माल्टोज की डेंसिटी ज्यादा होती है, नंबर ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माल्टो ओलिगोसैकेराइड। जाइलोज की होती है और गैलेक्टोज की होती है। तो ये चारों हम लोग को केवल देखने थे, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए नोमेनक्लेचर की बात आती है, ये आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम लोग लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज मैंने एक आध क्वेश्चन रखा भी है इसमें। सो यू आर गोइंग टू अवेयर अबाउट द नोमेनक्लेचर। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए नोमेनक्लेचर से लोग इसलिए भागते हैं कि यहाँ पर काफी सारे रूल रेगुलेशन होती है IUPAC की। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो केमिस्ट्री की है संस्था, उसकी बहुत सारी रूल रेगुलेशन होती है। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे, मैंने सब चीज को वहाँ लिखा हुआ है। सो नोमेनक्लेचर, तो डाइसैकेराइड। अब देखिए हम लोग डाइसैकेराइड से शुरू करते हैं। बेसिकली इन द गेट एग्जामिनेशन इट इज फोकस ओनली ऑन डाई एंड ट्राइसैकेराइड, मोस्टली डाइसैकेराइड। सो वी आर गोइंग टू डील विद द नोमेनक्लेचर ऑफ डाइसैकेराइड, क्योंकि दो चीजों, दो अगर मोनोसैकेराइड को जोड़ने का नोमेनक्लेचर आपको याद होगा तो यू कैन रेप्लिकेट दिस कंसेप्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर द सिलेबस अंटिल द पॉलीसैकेराइड। ओके, तो ये बात हो गई। यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि डाइसैकेराइड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ द टू ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोक्सी ग्रुप with one another are named systematically as glycosyl glycosides। बात समझ में आ रही है? जब डाइसैकेराइड मीन्स व्हाट, डाइसैकेराइड मीन्स टू मोनोसैकेराइड। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में रिएक्शन करके जुड़ते हैं थ्रू देयर एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। एनोमेरिक मतलब याद है आप लोगों को ना, एनोमेरिक मतलब समझ गया था ना कि पहला कार्बन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, जिस पर कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री होता है। तो जब दो मोनोसैकेराइड आपस में रिएक्शन करके अपने एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसाइड्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसाइड्स। ओके, सो याद रखिएगा डाइसैकेराइड फॉर्म बाय रिएक्शन, यहां पर कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर कंफ्यूजन हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग नोमेनक्लेचर वाले कंसेप्ट में जाके रुकेंगे और सवाल वहां पर क्वेश्चन जो है गलत होंगे। तो इससे बहुत सावधानी से देखना है, समझना है। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां से हम लोग उसको डील करके स्पेशली भेज देंगे।
Disaccharide formed by the reaction of the two glycosidic anomeric hydroxy group with one another are named as systematically as glycosyl glycoside. इसकी जरूरत कहां पड़ेगी अभी मैं दिखाऊंगा, ये समझ लीजिए। यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन के बारे में याद रखना है और हाइड्रोक्सी ग्रुप के बारे में याद रखना है। और जो दो मोनोसेकेराइड, जैसे एक मोनोसेकेराइड हो गया, मान लीजिए कि इसका एनोमेरिक कार्बन यहाँ है और दूसरा हमारा मोनोसेकेराइड हो गया, इसका एनोमेरिक कार्बन यहाँ है। जब इन दो एनोमेरिक कार्बन के बीच में अटैचमेंट होगी थ्रू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसाइड। ये जो फाइनल डाइसैकेराइड बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसाइड। यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब दो मोनोसेकेराइड अपने एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू बॉन्डिंग करते हैं या एडिशन होती है उनकी, तो उसके रिजल्टेंट जो हमारा डाइसैकेराइड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिल ग्लाइकोसाइड्स। ओके, सो अब आते हैं, ये रूल है, दिस इज अ रूल ऑफ IUPAC। if you are getting concept about these three things, then it is for sure you are going to solve the question which is asked in your examination about the nomenclature। तो इसको याद रखना जरूरी है। अब देखिए बात आती है कि ग्लाइकोसाइड किसको बोलेंगे और ग्लाइकोसिल किसको बोलेंगे। ठीक है, ग्लाइकोसिल किसको बोलेंगे और ग्लाइकोसाइड किसको बोलेंगे। यहां पर है कि द पेरेंट साइटेड एज द ग्लाइकोसाइड component is chosen according to the rules। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर एक ग्लूकोज और एक हमारा फ्रुक्टोज, अगर ये दो ऐड होते हैं तो इसमें ग्लाइकोसिल कौन होगा, ग्लाइकोसाइड कौन होगा। अगर ये आपस में अगर एनोमेरिक कार्बन से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज गोइंग टू develop a bond between both of them through their anomeric carbon to form a disaccharide, then which one is either glucose or fructose, which one is going to called glycoside। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में बन रही है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के बीच में बन रही है। लेकिन हम लोग शुरुआत जब करेंगे नोमेनक्लेचर का तो किसको लिखेंगे, ग्लूकोसाइड लिखेंगे कि फ्रुक्टोसाइड लिखेंगे, ग्लूकोसाइड लिखेंगे, ग्लूकोसाइड लिखेंगे कि फ्रुक्टोसाइड लिखेंगे। यही बात यहाँ बताया गया है। तो उसके लिए कुछ रूल है। बोथ एनोमेरिक डिस्क्रिप्टर्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेम। ये तीन हमारे बेसिक रूल हैं। जो हमारे एनोमेरिक डिस्क्रिप्टर हैं उनको हमेशा नाम में क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये जो एनोमेरिक है, एनोमेरिक कार्बन, इसको हमको नाम में जोड़ना है। एनोमेरिक कार्बन जोड़ने का मतलब क्या, एनोमेरिक कार्बन जोड़ने का मतलब हुआ कि हमको अल्फा बीटा 1 4 इनका ओरिएंटेशन बताएंगे तो अपने आप ये निकल के आ जाएगा बात। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना सुक्रोज का, अभी आगे भी देखेंगे खैर। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई नोमेनक्लेचर की बेसिक। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने पहले ही लिख दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो यू मस्ट ऑल अवेयर अबाउट दिस थिंग। अब रूल क्या क्या है, यहाँ जो रूल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ जो रूल के बारे में बात कर रहे थे वो रूल है क्या, बेसिकली वो रूल है कि इन केस ऑफ ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर द पेरेंट स्ट्रक्चर इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब यहाँ बात हो रही थी ना पेरेंट की, यहाँ बात हो रही थी पेरेंट की। ठीक, अब उस पेरेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, विच वन इज गोइंग टू स्टार्ट देयर नेमिंग, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इसके लिए कुछ है, देखिए ये क्रोनोलॉजी बनी हुई है कि एल्डेरिक एसिड अगर आएगा तो सबसे पहले उसका नाम, यूरोनिक एसिड आएगा तो उसके बाद, फिर कीटो एल्डोनिक एसिड आएगा तो उसके बाद, एल्डोनिक एसिड आएगा तो उसके बाद, फिर डाई एल्डोज, कीटो एल्डोज, एल्डोज, डाई कीटोज एंड तब कीटोज। ठीक, आपको केवल यहां से याद रखना है, यहां से लेके यहां तक। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि दिस इज द रूल्स ऑफ IUPAC। ये 1996 में इसको
बनाया गया था, और इसी पर नोमेनक्लेचर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर इसी रूल पे होता है। इसलिए इस रूल में बहुत सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग है, प्रोटीन्स के लिए अलग है, या हर एक मोलिक्यूल्स के लिए अलग अलग रूल है। तो यहाँ पर हम लोग जो मैंने जो ऐड किया है, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। और मैंने काफी क्वेश्चन एसेस किया आप लोगों का, तो मैंने देखा कि इफ यू गेट द कंसेप्ट अबाउट दीज 4 रूल्स, देन यू कैन इजिली नोमेनक्लेट एनी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए अब कैसे होगा, इन केस ऑफ ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर, द पेरेंट स्ट्रक्चर इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो व्हाट आर दोज क्राइटेरिया? तो क्राइटेरिया यही है कि जो हमारे, देखिए ये जो ह्यूरोनिक एसिड, कीटो एल्डोज, ये क्या है बेसिकली? ये है कि उस पार्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी किसकी, एल्डिहाइड की और कीटोन की। एल्डिहाइड की बात करी थी और कीटोन की बात करी थी। जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था ना कि ये जो है ऊपर CHO है यहाँ पर, और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि ऊपर सी है और नीचे यहाँ पर कीटोन है। तो ये जो ग्रुप है इसके बारे में बात हो रही है कि अगर एल्ड्रिक एसिड किसी कार्बोहाइड्रेट में लगा है तो उसका नाम सबसे पहले आएगा। उसको ग्लूकोसाइड या उसको साइड ग्लाइकोसाइड, ग्लाई मीन्स क्या, ग्लूकोज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट को यहाँ डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एल्ड्रिक एसिड हो जाएगा तो सबसे पहले उसका नाम लेंगे, अगर यूरोनिक एसिड आ जाएगा तो उसका नाम लेंगे। तो ये क्या है, ये सॉर्टिंग का एक पैटर्न है, हाउ टू सॉर्ट द नेम और द नेम ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, अगर उस 10 बच्चे आपको कहा जाए कि उन 10 बच्चों को आपको अल्फाबेटिकल अल्फाबेट के अनुसार उनको अरेंज करना है। तो मान लीजिए किसी का नाम रवि है, किसी का नाम महेश है, किसी का नाम दिवाकर है, किसी का नाम असलम है, किसी का नाम, ऐसे कुछ नाम है। अब देखिए अगर इसको हम लोग क्रोनोलॉजी में करेंगे तो अल्फाबेट के अनुसार अगर करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, असलम का। उसके बाद बी से कोई नहीं है, सी से कोई नहीं है, असलम के बाद किसका नाम आएगा, दिवाकर का। असलम के बाद कौन आएंगे, दिवाकर आएंगे। दिवाकर के बाद फिर कौन आएंगे, जो भी हो, मनीष आ जाएंगे, एम से है। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, रवि आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्लास में नामों का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ या जो उसको आप लोगों ने सॉर्ट किया कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट। ठीक, वैसे ही है यहाँ पर जो ग्रुप लगेंगे, अल्ड्रिक एसिड, यूरोनिक एसिड, कीटो एल्डोनिक एसिड, एल्डोनिक एसिड, डाई एल्डोज, कीटो एल्डोज, या आपको एल्डोज। देखिए यहाँ पर याद रखना है, देखिए एल्डोज जो है ना, एल्डोज यहाँ है और कीटोज यहाँ है, समझ रहे हैं? अगर एल्डिहाइड आएगा तो पहले आएगा, डाई कीटोज उसके बाद आएगा, और सिंगल कीटोज उसके बाद आएगा। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी ग्लूकोज में है तो उसका नोमेनक्लेचर, अगर उसके पास 2 कीटोन भी हैं तो उसके पहले एल्डिहाइड का ही नाम लिखा जाएगा, उसके बाद सिंगल कीटोन का नाम लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं ये और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को पहला, कि रूल्स में पहला रूल क्या है। दूसरा रूल है कि द पेरेंट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, द पेरेंट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कार्बन एटम, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द चेन इज कंसिडर्ड प्राइमरली। क्लियर? मतलब कि देखिए कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो कार्बन होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो कैलकुलेट करना है, जैसे कुछ ट्राइसैकेराइड है। अब ट्राइसैकेराइड में जो 3 मोनोसैकेराइड बने हैं
3 मोनोसेकेराइड को मिला के बनाया है, उसमें कुछ होगा 5 कार्बन वाले, कुछ होंगे 6 कार्बन वाले। तो उसमें कैलकुलेट करना है कि जो मोनोसेकेराइड हमारे हैं, वो मोनोसेकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसका नाम सबसे पहले रखा जाएगा नोमेनक्लेचर में। ओके, तो यही लिखा है कि द पेरेंट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, जैसे देखिए हेप्टोज, हेप्टोज में कितने कार्बन होंगे 7, रेदर देन हेक्सोज, हेक्सोज में कितने कार्बन होंगे 6। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा 7, हेप्टोज को। सीधा देखिए, तो ये तो एग्जाम वाला कंसेप्ट है ना, एग्जाम में जिसको मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, जैसे मान लीजिए आप गेट का एग्जाम दिए, अब आपका मार्क्स आया 92.4, ठीक। आपके 2 बैचमेट ऐसे हैं जिसका एक का आया 89.3 और एक का आया 76.7 मान लीजिए। जैसे 3 लोग हैं, उन तीनों का स्कोर ये है। ओके, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? अगर आईटी में जाना होगा, निफ्टे में जाना होगा, तो सबसे पहले कौन जाएगा? 92.4 मार्क्स वाले। ठीक है, बस वही कंसेप्ट यहां भी है, सेम कंसेप्ट इज रेप्लिकेटिंग कि अगर हमारे जो पेरेंट जो मोनोसेकेराइड है, उसमें जो मोनोसेकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है, उसका नोमेनक्लेचर में सबसे पहले नाम आएगा। अभी हम एग्जांपल दिखाएंगे। तीसरा है द कॉन्फ़िगरेशन, द कॉन्फ़िगरेशनल सिंबल डी रेदर देन एल। अगर मान लीजिए कि कोई मोनोसेकेराइड है, कोई डी फॉर्म में है, कोई एल फॉर्म में है, तो किसको पहले कंसीडर करेंगे? डी को। ठीक, वैसे ही द एनोमेरिक सिंबल अल्फा रेदर देन बीटा। ये दोनों तो आसानी से याद होने वाली चीजें हैं। डी और एल में किसको प्रेफरेंस मिलेगा? डी को। अल्फा और बीटा में किसको मिलेगा? अल्फा को। ठीक, और यहां पर तो आपको पता ही है कि एल्डोज को प्रेफरेंस मिलेगा डाई कीटोन से, और डाई कीटोन को मिलेगा प्रेफरेंस कीटोन से। ठीक है, कीटोज से, एल्डोज से, एल्डोज को प्रेफरेंस मिलेगा डाई कीटोज से, और डाई कीटोज को प्रेफरेंस मिलेगा कीटोज से। सबसे पहले क्या आएगा? एल्डोज। तो ये तो चीज क्लियर हो गई आपकी। नंबर ऑफ कार्बन हमने मार्क्स के बेसिस पे बता दिया कि जिसको मैक्सिमम मार्क्स आएगा उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे, उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। ये हो गया। डी और एल में आपको पता ही है कि डी जो है उसको एल से ज्यादा यूज होता, सॉरी ज्यादा यूज क्या होता है, मीन्स कि डी को है प्रेफरेंस मिलता है ओवर एल, वैसे ही अल्फा को प्रेफरेंस मिलता है ओवर बीटा। अब कारण क्या है, इसके पीछे का कारण और साइंस क्या है? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की या लाइफ साइंस की, तो एक एक चीज है, शुरू से जब से इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात मैं बता रहा हूं, जब से इवोल्यूशन शुरू हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले कहां से कहां आ गए, हजारों साल का ये जर्नी है ये। तो हम लोग कहां से कहां आ गए, मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज ताकि आप लोग के दिमाग में चीजें बैठ जाएं। ये बैठानी अत्यंत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेट दीज कंसेप्ट इन योर ब्रेन, कि आप लोग एक्सेल कर एग्जाम में और एक क्वेश्चन गलत नहीं हो यहां से। दैट्स वाई। तो देखिए, इवोल्यूशन में क्या हुआ कि आप इसमें कुछ आपके बैच में कुछ बायोलॉजी वाले लोग भी होंगे, उनको ये बात बेहतर पता होगी कि एक ग्राफ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप ग्राफ। घंटी के तरीके का होता है, ऐसा ही घंटी होती है ना। ठीक, देखिए, नेचुरल सिलेक्शन जो होती है, नेचर जो सेलेक्ट करती है, इस बात पे सेलेक्ट करती है किसी भी चीज को, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई रिएक्शन हो, या कोई बायोमोलिक्यूल हो, इस बात पे ही नेचर सेलेक्ट करती है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहां पर नेचर सेलेक्ट करती है इस जगह के चीजों को, जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर, जिसका कि मैक्सिमम रीच है, कंबाइंड रीच। देखिए, वाई पर तो यहाँ मैक्सिमम है, लेकिन एक्स के तुलना में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर
क्या है, y तो यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। तो इस टाइप के चीज को, कंडीशन को, ऑर्गेनिज्म को, रिएक्शन को, ग्रुप को नेचर सपोर्ट करती है कि यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात आ रही है। तो ये जितना भी चीज दिखा रहा है ना, केवल स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव से है। जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लोअर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। डी इज मोर स्टेबल देन एल, अल्फा इज मोर स्टेबल देन बीटा इन टर्म्स ऑफ। आप देखेंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स में सर बताएंगे कि एनर्जी बैरियर क्या होता है और वो कैसे वो चीजें रेगुलेट करती हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो एक बार मैं समराइज कर दूं फिर जल्दी से, ताकि देखिए इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करके इसको सेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको क्लियर चलेगा। तो डाइसैकराइड फॉर्म बाय रिएक्शन by the two glycosidic anomeric hydroxy group is one another and named systematically as glycosyl glycoside। अब इसमें किसको ग्लाइकोसिल बोलेंगे, किसको ग्लाइकोसाइड बोलेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पेरेंट मोनोसेक्राइड हैं या पेरेंट शुगर हैं उनका क्या है, रूल के अनुसार उनको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। ये सब रूल को फॉलो करके हर हम लोग डिसाइड करेंगे कि विच इज ग्लाइकोसिल एंड विच वन इज ग्लाइकोसाइड। बोथ एनोमेरिक कार्बन, दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, दोनों का नाम लिखना जरूरी है कि कौन कौन से एनोमेरिक कार्बन है। अब ये रहा रूल कि क्या है, पहले हम लोग को बस याद रखना है कि सबसे पहले आएगा एल्डोज, यहीं से याद रखिए। देखिए डाई मतलब कितना, दो एल्डोज। एल्डोज मीन्स क्या, सिंगल एल्डोज। ठीक, कीटो एल्डोज, ये याद रखना है। कीटो एल्डोज कुछ ऐसे भी बायोमोलिक्यूल इसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों होते हैं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किया जाएगा जहां पर दो एल्डिहाइड है, याद रखना है। जहां पर दो एल्डिहाइड होंगे उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद हमको प्रेफरेंस देना होगा जहां पर एक एल्डिहाइड हो और प्लस एक कीटोन हो। ठीक, उसके बाद हम फिर प्रेफरेंस देंगे जहां पर हमारा एक एल्डिहाइड हो। उसके बाद प्रेफरेंस देंगे जहां पर दो कीटोन हो और फिर वहां पर देंगे जहां पर एक कीटोन हो। ठीक, क्योंकि देखिए CHO और CO, इसका मोलिकुलर वेट भी आप, सॉरी एटॉमिक वेट भी देख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और कार्बन ऑक्सीजन का। इसका हमेशा मोलिकुलर वेट ज्यादा रहेगा कि इसमें, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, ये भारी हो गया ना इससे। तो देखिए दो एल्डिहाइड मतलब कि CHO और CHO, यहाँ पर दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। एक एल्डिहाइड एक कीटोन मतलब कि दो कार्बन हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया और दो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए दो तीन दो पांच, दो दो चार दो छह। ठीक, फिर वहां एल्डिहाइड में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, दो कार्बन और दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। ठीक, तो इसके अनुसार रूल बनता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। द पेरेंट विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन इज हेप्टोज रेदर देन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, डी को प्रेफरेंस देंगे एल से, और एल अल्फा को देंगे बीटा से। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहीं से सवाल पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द विच, ये बना के आपको बोला गया था कि इसका नोमेनक्लेचर करके, और चार ऑप्शन दिए हुए थे कि बताइए कि ये है क्या। द सेम क्वेश्चन आसिन गेट। आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन आप देख लीजिए अभी। अब देखिए लैक्टोज, ये क्या है, ये डाइसैकराइड है। डाई मीन्स दो मोनोसैकराइड मिलके इसको बनाया है लैक्टोज को। अब देखिए नोमेनक्लेचर की मैं बात कर रहा हूं कि कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे इनका। ये थोड़ा सा अच्छा क्लास होने वाला है। देखिए ये क्लास जो है आपके जीवन में मिठास घोलने वाला है। ये जो क्लास है सैकराइड ओरिजिनल, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए आज का क्लास सही में आपके लाइफ में मिठास घोलने वाला है। ये सैकराइड है आपके लिए, गेट के लिए सैकराइड ही है। रिजल्ट के बाद मुंह मीठा करेंगे तो आपको इस क्लास की याद जरूर आएगी कि यस दिस इज द क्लास वेयर वी हैव स्कोर और इंक्रीज आवर रैंक। ठीक है, तो लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड।
डाइसैकेराइड मीन्स यहाँ दो मोनोसैकेराइड मिलके बने हुए हैं। तो अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज। क्या है? लैक्टोज किससे मिलकर बना है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। देखिए ये चीजें आपको समझने में अभी थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, लेकिन मैं समझा दो जरूर दूंगा आपको। इतना बार बताऊंगा ना कि आप लोग इसको याद कर लेंगे और आप लोग के दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, ताकि ये क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। ओके, सो देखिए लैक्टोज बेसिक मैंने बता दिया है कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब एग्जांपल है, अभी मैं बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, इतना एग्जांपल दे दूंगा ना कि यू कैन इजिली नोमेनक्लेट ए डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, जो भी है ना, आप आराम से केवल देखेंगे आपके दिमाग में वो मूवी चलने लगेगी कि ओके ग्लूकोज अल्फा 1,4 डी, ये लिंकेज ऐसे सीधे आपको निकल जाएगा, और पक्का है कि वो ग्रांटेड दैट क्वेश्चन गोइंग टू बी करेक्ट इन द एग्जामिनेशन। सो अब बात कर रहे हैं हम लोग लैक्टोज की। क्या है? डाइसैकेराइड है। तो इसमें किससे मिलकर बना है? एक गैलेक्टोज से और एक ग्लूकोज से। क्लियर? देखिए गैलेक्टोज और ग्लूकोज ओरिएंटेशन आपको याद होगा कि बीटा ओरिएंटेशन, बीटा मीन्स कि एक जो है एबव द प्लेन रहेगा और एक जो है बिलो द प्लेन रहेगा, तो वहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी? बीटा बॉन्डिंग। ठीक, अब देखिए तो यहां पर तो समझ में आ गया आपको। सबसे पहले बॉन्डिंग ही समझिए। यहाँ बीटा है और ये पहला कार्बन है और ये चौथा कार्बन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा 1,4, या तो ऐसे लिख दें या बीटा 1,4 ऐसे लिख दें। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का सबसे पहले तरीका है कि जहां भी आपको स्ट्रक्चर दिखे ना, सबसे पहले तुरंत आप बॉन्डिंग को देखिए कि किस टाइप की बॉन्डिंग है उसमें। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट इज। इट इज अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,2, बीटा 1,2, अल्फा 1,3, लाइक दैट। ये सब चीज जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आधा जो आपकी आधी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो वहीं दूर हो जाएगी, क्योंकि सारे में सही नहीं लिखा जाता। जिस ऑप्शन में नहीं हो उसको आप रिजेक्ट करिए, लेकिन दो ऑप्शन में जरूर आपके सही बॉन्डिंग पैटर्न लिखे होंगे ताकि आप कंफ्यूज करें। ओके, सो यू मस्ट अवेयर अबाउट दिस बॉन्डिंग पैटर्न। ओके, तो बीटा 1,4 यहां हम लोग देख लिए कि वाई बीटा 1,4, क्योंकि यहाँ बीटा जैसे ही क्वेश्चन आया तुरंत नोमेनक्लेचर शुरू कर दीजिए वहां कि पहले डिनोट करिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गए। अब देख लीजिए कि जो बॉन्डिंग बनी है वो कैसे बनी होगी। ये चूंकि देखिए ये चीजें वहां नहीं लिखी होंगी आपको, ये चीजें वहां आपको लिखी नहीं होंगी, ये ऐसा स्ट्रक्चर वहां नहीं बनाया हुआ होगा। तो ये आपको अपने से देखना होगा, एज्यूम करना होगा। इसलिए इसको बनाने के लिए आपको लीनियर स्ट्रक्चर की भी जानकारी होनी चाहिए। लीनियर स्ट्रक्चर को जब ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए साइंस इज द स्टडी ऑफ थिंकिंग। बस जितना आप सोच सकते हैं उतना साइंस में आप ब्राइट हैं। अदरवाइज फिर साइंस पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे, लेकिन साइंस में एक्सेल करना है तो आपके सोचने की शक्ति को बड़ा करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सोचने की शक्ति को बड़ा करना होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर याद करिएगा। तो पहला सॉर्ट आउट करने का तरीका ये हो गया कि आप बॉन्डिंग देख लीजिए। ठीक, अब बात आई है कि अगर मान लीजिए कि कहीं कंफ्यूज कर गए कि बॉन्डिंग का पता नहीं है, देन व्हाट। ठीक, क्वेश्चन तो सही करना है। तो अब दूसरा तरीका है, अब दूसरा तरीका यह है कि आप इसको पकड़ना शुरू करिए कि इसमें कार्बन काउंट करिए कि इसमें कितने कार्बन है। इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन ही है। तो फिर वो कंडीशन में फेल होगी, पहले नाम किसका रखेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि हमने बताया था कि वैसे एग्जांपल दिया था ना कि असलम, रवि, मुकेश, महेश, दिनेश, इस टाइप का दिया था ना। तो याद रखना है गैलेक्टोज, देखिए दोनों अब जी से ही है, तो किसको रखेंगे? किसको रखेंगे? यहां पर रखेंगे हम लोग गैलेक्टोज को, क्योंकि जब दोनों का जी कैंसिल हो गया, दोनों में जी कॉमन है, तो हम सेकेंड डिजिट को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे या इसके बारे में सोचना करेंगे कि जो
सेकेंड अल्फाबेट है उसमें पहले कौन आता है, एल पहले आता है कि ये पहले आता है। तो गैलेक्टोज को अगर हम लोग लिखें तो जी तो कैंसिल हो गया दोनों का। तो अब शुरू करेंगे इलेक्टोज से और ल्यूकोज से। तो इलेक्टोज में ए, अगर किसी एक आदमी का नाम इलेक्टोज हो और दूसरे आदमी का नाम ल्यूकोज हो तो पहले किसका नाम आएगा, इलेक्टोज वाले का। तो पहला नाम क्या हो जाएगा, इलेक्टोज। ठीक, अब देखिए तो इलेक्टोज हो गया और ये किसके साथ है, गैलेक्ट, तो ये पूरा क्या हो गया, गैलेक्टोज। तो यहां देखिए बीटा डी, अब डी का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, याद करिए, रिकॉल करिए इस पुराने क्लास को कि डी और एल है क्या। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, पिछले क्लास का वीडियो देखिएगा, तो मैंने बताया था कि डी और एल के कॉन्फ़िगरेशन का एस्टेब्लिशमेंट केवल और केवल ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेस पर किया जाता है। अगर वो ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर वो कंपाउंड जिसका ओरिएंटेशन, जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा हो, अगर राइट साइड में ओरिएंटेशन हो दैट इज कॉल्ड डी, और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में हो तो उसको बोलते हैं एल। मैंने बताया था सब, अभी क्लास में सबसे पहले ही बताया था कि आपको इन क्लास को समझने के लिए डी एल अल्फा बीटा 1416 स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन, यू मस्ट हैव ऑल द कंसेप्ट। तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करिए तो आपको पता चल जाएगा कि डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल है ये। देखिए अब मैंने पाइरेनोज भी बताया है और फ्यूरानोज भी बताया है। पाइरेनोज मीन 6 कार्बन और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हाँ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए एक गैलेक्टो, ये तो क्लियर हो गया, गैलेक्टो। अब पाइरेनोसिल क्या है, पाइरेनोज है, याद करिए पाइरेनोज मीन 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो दिस इज हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पाइरेनोज। तो गैलेक्टो पाइरेनो याद रखना है। अब सिल की साइड, पाइरेनोसिल की पाइरेनोसाइड, ठीक है। अब पाइरेनोसिल की पाइरेनोसाइड, ये बात क्लियर करिए। देखिए बीटा डी गैलेक्टो पाइरेनोसिल, इसलिए देखिए हमने बताया था ना कि पाइरेनोसिल और पाइरेनोसाइड माने ग्लूकोसाइड और ग्लूकोसिल, ये क्या है, दोनों एक ही है। दीज आर नॉट द टू डिफरेंट थिंग और टू डिफरेंट, दीज आर द ओनली टू डिफरेंट नेम। जैसे किसी घर का नाम कुछ होता है और सर्टिफिकेट का नाम कुछ होता है, बस वैसा ही आदमी एक ही है, नाम उसका कितना है, दो। सर्टिफिकेट में जो हो गया दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट नेम, वो एस्टेब्लिश्ड है। आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो वो नाम देंगे, घर वाला नाम तो एप्लीकेशन में ही डालेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो फिर कंफ्यूजन होगी। तो इसी तरह ग्लाइकोसाइड और ग्लाइकोसिल जैसे है वैसे ही हमारा पाइरेनोसिल और पाइरेनोसाइड है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन क्या है, पहले बॉन्डिंग पैटर्न देखना है, उसके बाद हमको देखना है कि जो पेरेंट हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं या सुगर्स हैं उनका नाम का क्या एस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना है ये 5 रिंग स्ट्रक्चर है, माने पेंटागन है कि हेक्सागन है। हेक्सागन होगा तो पाइरेनोसिल, और अगर 5 होगा तो फ्यूरानोसिल। तो याद आ, ये समझ में आ गई, बीटा डी गैलेक्टो पाइरेनोसिल, बॉन्डिंग इसमें बीटा 1,4 की है, तो बीटा 1,4। देखिए अब याद ये समझना है कि इसका भी बीटा और इसका भी बीटा, ये जो बॉन्डिंग है इन दोनों में बीटा बीटा ही है, तो इसलिए बीटा यहां भी जोड़ा गया और बीटा यहां भी जोड़ा गया। तो बीटा डी, यहां भी डी है, राइट साइड में है, जब लीनियर स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। और ग्लूकोपाइरानोज, यहाँ पर भी पाइरानोज है। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे नाम, ये केवल लैक्टोज का है। वैसे ही सेम सुक्रोज का है। सुक्रोज में देखिए, सुक्रोज में जो बॉन्डिंग है वो अल्फा 1 बीटा 2 की हो रही है यहाँ, देखिए इसमें। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, ग्लूको, अरे फ्रुक्टो,
ABCD, देखिए ABCDEFGHI, ऐसे लिखते हैं ना अल्फाबेट हम लोग। तो अब बात आएगी कि आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज तो G से है और फ्रुक्टोज F से है। फ्रुक्टोज तो F से है और यहाँ ग्लूकोज G से है। हाँ, ग्लूकोज यहाँ है और फ्रुक्टोज यहाँ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल फ्रुक्टोज पहले आना चाहिए और ग्लूकोज बाद में आना चाहिए। तो यस, नीचे वाला में देखिए, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइल 2,1। हाँ, अब बात आती है कि अगर हम इस फ्रुक्टोज को पहले लेके आ जाएंगे तो जिस नंबर ऑफ कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है उसको यहाँ लिख देंगे 2 और 1। यहाँ पर 1 2 था, जब इधर से हम गए तो 1 से 2 की तरफ गए और जब यहाँ से इधर आए तो 2 से 1 की तरफ आए। ठीक, यही सेम सवाल पूछा गया था अब में। तो आई थिंक कि अब एक क्लियर होगा आप लोगों को। तो अब आगे देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलोबायोज, सेम वही कंडीशन। आप देखिए, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल 1,4 में लिंकेज हुई है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, यहाँ दोनों अल्फा अल्फा ही है और दोनों डी कन्फिग्रेशन में। मैंने बताया कि देखिए एल कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं होती है, इसलिए उसका एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेगा। उसका एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ तो सॉरी। तो यहाँ होगी माल्टोज की बात। तो अब देख लीजिए, ये भी क्या है, हेक्सागोनल है, मतलब पाइरेनोसिल है। यहाँ भी हेक्सागोनल है, भी पाइरेनोज ही है। जो पहले आएगा पाइरेनोसिल, जो बाद में आएगा पाइरेनोज। ठीक, उसके बाद आप इसको भी लिख सकते हैं पाइरेनोसिल, इसको भी लिख सकते हैं पाइरेनोज। तो अब बात समझ में आ गई कि अल्फा है। पहले हम लिखेंगे कि बॉन्डिंग पैटर्न में सबसे पहला कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन, उस पर अल्फा है कि बीटा है। सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन की बात आएगी कि वो अल्फा पोजीशन में है कि बीटा पोजीशन में है। ठीक, पहला। दूसरा में आ जाएगा कि वो डी फॉर्म में है या एल फॉर्म में। पिछला रूल आप याद करिए, पिछला रूल आप याद करिए कि पहले अल्फा की बीटा, उसके बाद डी की एल। ठीक, उसके बाद फिर ये चलेगा कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर आएगा पेरेंट का नेम। ठीक, पेरेंट का नेम आएगा कि ये ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फ्यूरानोज है, क्या है, पायरोनोज है कि फ्यूरानोज है, सारी चीजें आएंगी। तो ये समझ में आ गई कि यहाँ पर अल्फा बॉन्डिंग हो रही है, डी ओरिएंटेशन में है, ग्लूकोज है और हेक्सागोन है, इसलिए पाइरेनोसिल हो गया। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल 1,4 लिंकेज है, पहला कार्बन और चौथा कार्बन यहाँ इंटरेक्ट कर रहा है अल्फा के थ्रू, तो अल्फा 1,4 ये भी अल्फा में ही है और डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो यहाँ भी पायरेनोसिल, ये चीज को हम अल्टरनेट कर सकते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज यहाँ करके पायरेनोसिल यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जब ये करेंगे तो यहाँ पर 1,4 के बदले में 4,1 हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए, अब बात आती है कि सेलोबायोज की। देखिए जितना भी मैं बता रहा हूं, दीज ऑल स्ट्रक्चर आर द डाइसैकेराइड। मैंने पहले ही कहा था कि आपके गेट के एग्जाम में देखिए, ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे तो 2 महीने लगेंगे पूरे ओलिगोसैकेराइड पढ़ने में। ये जो आप पढ़ रहे हैं केवल और केवल जो आपके सिलेबस में है, जो क्वेश्चन इससे पुटअप हुए हैं, आई कैन टारगेट ओनली दोज टॉपिक which is very important for your examination perspective and which is mentioned in your syllabus. I have only tackled these types of topics only. क्योंकि पूरा ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड पढ़ने का मतलब नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू डू पीएचडी इन द केमिस्ट्री। सो जहां तक है कन्फाइंड करिए अपने आप को, और जो कंसेप्ट दिया जा रहा है इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक, तो ये जो मैं अभी पहले जो बताया, इन दोनों को जो मैं बताया आपको, लैक्टोज और सुक्रोज ये भी डाइसैकेराइड है। उसके बाद से माल्टोज और जो हम सेलोबायोज बता रहे हैं भी डाइसैकेराइड ही है। तो यहाँ देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमारा, अब देखिए यहाँ पर बीटा एक जगह है, यहाँ दोनों जगह बीटा है, यहाँ दोनों जगह जो बॉन्डिंग है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल 1,4 लिंकेज है, पहला कार्बन चौथा कार्बन और बीटा डू ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक,
कि देखिए आप यहां पर कंफ्यूज अब मत होइए, क्योंकि अल्फा बीटा अगर आप देखेंगे तो मुश्किलें होंगी। यहां पर जहां से बॉन्डिंग हुई है ना, इसको आप कैलकुलेट करना शुरू करिए। अगर अल्फा बीटा में आप कंफ्यूज करें, इफ यू आर कंफ्यूज इन द सिलेक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन the monosaccharide of this disaccharide, then just start the nomenclature with the carbon number। जहां पर कार्बन नंबर से आप लेफ्ट वाले को इनिशिएट करिए, 1 पहले कार्बन का नंबर लिखिए, 2 3 4 5 6। एक तो पता चल गई कि बात की 1 होने वाला है। अब सेम अगर इधर है तो आप इधर से भी चालू करिए, देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6। तो अब तो आपको पता चल गई ना कि ये लिंकेज जो है 1 4 ही है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 4 कहाँ है। और डी को हमेशा प्रेफर किया जाता है, डी को हमेशा प्रेफर किया जाता है। बीटा को प्रेफर अल्फा से नहीं किया जाता है। अगर अल्फा होता है तो पहले अल्फा वाले को लेके आते हैं। इसलिए अगर किसी में अल्फा और बीटा होता है तो वो नोमेनक्लेचर हम लोग पहले अल्फा से करेंगे, बाद में बीटा वाले को। बीटा वाले को पहले नहीं हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो दोनों बीटा ही है, तो आप इसको या तो लेफ्ट कर दीजिए, या तो पायरेनोस ग्लूकोपायरेनोसिल को कर लीजिए, या ग्लूकोपायरेनोज को कर लीजिए। तो ये चीजें हो गई सेलो बायोलॉजी की। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये केवल फोटो देख के आप लोग अपने से बना के, यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, देन यू कैन इजिली गेट मास्टर्ड इन दिस थिंग। ठीक। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड एंड ह्यूमन हेल्थ, जैसे हमने बात किया था। देखिए हम लोगों के शरीर में जो फर्स्ट क्लास हमने पढ़ाई थी उसमें बोला था कि मोनोसैकेराइड जो है वो सिंपल शुगर होता है। जब आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो आप क्या बोलते हैं कि चलो ग्लूकोज पी लेते हैं। आप वहां मोनोसैकेराइड पिएंगे, डाइसैकेराइड का भी नहीं पी सकते, क्योंकि डाइसैकेराइड जो है जल्दी टूटेगा नहीं, उसको टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको एनर्जी की कमी है तो आप सबसे पहले क्या प्रेफर करेंगे, मोनोसैकेराइड। तो अब बात हम लोग करते हैं ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मीन्स केवल और केवल एक शुगर मोलिक्यूल, ओलिगोसैकेराइड मीन्स शुगर मोलिक्यूल फ्रॉम 3 to 10। तो नंबर बढ़ेगा तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट स्लो हो जाएगा, तो आपको जल्दी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ओलिगोसैकेराइड जो है ना, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। किसी भी सैकेराइड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोलिसिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है ना कि जो हमारे सलेवरी इंजाइम है, जो हमारे सलाइवा में इंजाइम होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में इंजाइम्स होते हैं ना, जो डाइजेस्टिव इंजाइम, ये इंजाइम हमारे ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी एनर्जी करने में दिक्कत पैदा करता है। तो इसका डाइजेशन होता क्या है, तो सवाल उठता है कि जब डाइजेशन होता ही नहीं है तो इसको पढ़ने क्या जरूरत है फूड टेक्नोलॉजी में भाई। तो जरूरत ये है कि वहां डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ चला जाता है, कोलोन में। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो कोलोन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है ना, वहां चला जाता है, और वहां पर कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं। ये फर्मेंटेशन होता है, ये डाइजेशन इसका इंजाइम से नहीं होता है। ये जो हमारे गट बैक्टीरिया है उसको फर्मेंट करते हैं। और ये जो है हमारे हेल्दी गट माइक्रोफ्लोरा, हमारे गट में, गट मतलब क्या है, यहाँ ओसोफेगस से लेके और एनस तक जो चीजें हैं, वो सारी की सारी जो है तो उसमें जो माइक्रोफ्लोरा है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने में ओलिगोसैकेराइड का ज्यादा रोल है। तो फर्स्ट स्लाइड पे जो हमने फोटो दिखाई थी आप लोगों को, उसमें कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें कि ओलिगोसैकेराइड मिलता है। सारे होल सीड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, कुछ फ्रूट्स भी हैं। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप उनको खाइए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये सब फूड टेक्नोलॉजी में जानना जरूरी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द फ्यूचर। तो इफ यू गेट द कंसेप्ट ऑफ दीज थिंग्स देन यू कैन इजिली डेवलप ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब देखिए, फ्रॉम देयर बैक्टीरिया दैट फीड ऑन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, जो कोलोन में बैक्टीरिया फर्मेंट करता है ना, उसके फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, बैक्टीरिया खाता है। और बहुत सारे बेनिफिशियल सब्सटेंस जो है, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हार्ट फेल से बचाता है, या आपको सर्टेन विटामिन बी के, जो जैसे B1 B2 B3 B5 B6 जो विटामिन होते हैं, उसमें से कुछ विटामिन भी ये बनाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ओलिगोसैकेराइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर
जो हमारे शरीर के अंदर जो पॉइजन बनता है, उस पॉइजन को अगर ऐसे बाहर निकलने के लिए सिस्टम हो तो हम लोग को बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए उस हमारे शरीर में जो टॉक्सिक प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है या जो पॉइजन बन रहा है, वो पॉइजन भी ओलिगोसैकेराइड के शुगर मॉलिक्यूल के थ्रू ही बाइंड करके शरीर से एक्सक्रीट आउट होता है। सो दिस इज द फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड, आपके सिलेबस में है ये। तो ये है, देखिए ये है कॉमन ओलिगोसैकेराइड के फूड। आप लोग आज से खाने पीने पे ध्यान देंगे और इसको देखेंगे। जैसे बार्ले हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, व्हीट जैम हो गया, व्हीट पास्ता हो गया, ये सब हो गया। वेजिटेबल्स में गार्लिक है, ओनियन है, लीक है, ये तो सब लोग खाते हैं हम लोग के इंडिया में, लहसुन प्याज लीक। ब्रुसल से स्प्राउट, ये जो है ये बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा एक्जोटिक वेजिटेबल है लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा। लेग्यूम्स में है किडनी बीन्स, इसको सोयाबीन बोलते हैं हम लोग, ठीक। नेवी बीन्स, मैंने कोई भी सोयाबीन होगा उसमें हमारे कॉमन ओलिगोसैकेराइड होंगे। नट्स में जो हम लोग आलमंड खाते हैं, काजू खाते हैं, पिस्ताचियोज खाते हैं। फ्रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, इसीलिए कहते हैं ना डेट खाओ विटामिन बी बढ़ाओ और खून बना के लाल हो जाओ। तो ये हमारा है डेट, ठीक। उसके बाद से पका हुआ केला, रसबेरीज, ग्रेप फ्रूट, करेंट्स। तो ये सारे जो हमारे चीजें हैं वो ओलिगोसैकेराइड को बहुत ज्यादा रखते हैं। तो आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको ये पता होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आप लोग आगे कुछ नया नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास एंड बी स्ट्रांग देन योर एक्सक्यूजेज। आप सीखने में कोई एक्सक्यूज ना करिए, मजबूत रहिए, डिटर्मिनेशन मजबूत रखिए, रिजल्ट होगा, बेहतर होगा और आप लोग अच्छा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ट्रांस इज ऑलवेज फॉर यू टू हेल्प यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो अच्छे से पढ़िए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करेंगे तो वी कैन आंसर दैट थिंग। ओके, सो थैंक यू।